नमस्कार आप सभी को। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के अंदर कौन कौन से एंटीकोगुलेंट यूज होते हैं, कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन क्या क्या होते हैं। यह सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे ब्लड बैंक के अंदर। ब्लड बैंक एक ऐसा टॉपिक है जो हर पैरामेडिकल, नर्सिंग और अन्य सारे जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उनको पढ़ना चाहिए। ब्लड बैंक के अंदर आज हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट होता क्या है? एक एंटीकोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, या फिर कोगुलेशन सब्सटेंस बोल सकते हैं अपन इसको। आज हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट। यह है एंटीकोगुलेंट। ये क्या होता है? एक कोगुलेशन सब्सटेंस होता है। पहली बात तो ये कोगुलेशन सब्सटेंस होता है। कोगुलेशन सब्सटेंस होता है। कोगुलेशन सब्सटेंस को अपन बोल सकते हैं हिंदी में कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ये आ गए हम एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट होता क्या है? पहली बात तो है कि एंटीकोगुलेंट होता है एन एंटीकोगुलेंट इज ए सब्सटेंस दैट प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड। एंटीकोगुलेंट जो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। जमने बोल सकते हैं अपन। एंटीकोगुलेंट एक ऐसा पदार्थ होता है, हिंदी में बोल रहा हूं, पदार्थ होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। दूसरा है कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पस। जिस ब्लड को अपन कलेक्ट कर रहे हैं एक ट्रांसफ्यूजन, किसी दूसरे को चढ़ाने के लिए, ट्रांसफ्यूजन पर्पस, रिक्वायर एंटीकोगुलेंट टू कीप द ब्लड इन लिक्विड स्टेट। एंटीकोगुलेंट हमारे जो ब्लड अपन ले रहे हैं डोनर से, उसको जमने नहीं देता है। उसको जमने नहीं देता है। पहले ये अपने को ध्यान रखना है, एंटीकोगुलेंट का ये काम होता है टू प्रिजर्व लाइफ एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी। टू प्रिजर्व लाइफ एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी। एंटीकोगुलेंट ये आरबीसी को प्रिजर्व करके रखता है, लाइफ स्पैन बढ़ाता है आरबीसी का। ये काम होता है एंटीकोगुलेंट का। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि एंटीकोगुलेंट कौन कौन से होते हैं। एंटीकोगुलेंट अपनी बॉडी अपन जो यूज करते हैं बॉडी सॉरी अपन जो एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं वो एंटीकोगुलेंट क्या क्या होते हैं मैं लिख के बताता हूं अभी। एंटीकोगुलेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं? एसीडी, सीपीडी, सीपीडीए, सेगम और एडसोल। अब इनका पूरा पूरा नाम देख लेते हैं अपन। पूरा पूरा नाम क्या होता है? एसिड, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, एसिड, सिट्रेट, डेक्सट्रोस। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी वीक है तो आप देख लेना, समझ लेना थोड़ा। सिट्रेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोस। सीपीडीए, सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोस और एडिनिन। एडिनिन क्या होता है? सेगम, सॉर्बिटल, और कई बार इसको अपन सलाइन भी बोलते हैं। सॉर्बिटल, एडिनिन, एडिनिन। इसके बाद अपना आता है ग्लूकोज, मैनिटॉल, मैनिटॉल। एडसोल, एडसोल का पूरा नाम होता है, अपन बोल सकते हैं इसको एडिनिन, डेक्सट्रोस, डेक्सट्रोस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड मैनिटॉल, मैनिटॉल। ये हो गए अपने सारे रिएजेंट। ये हो गए अपने सारे रिएजेंट। इसमें कॉमन होता है अपना सिट्रेट। कॉमन होता है अपना सिट्रेट। हर रिएजेंट जो अपना होता है उसमें सिट्रेट होता है, वो कॉमन होता है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कौन सा रिएजेंट कितने दिन तक ब्लड को स्टोर करके रख सकता है। एसिडी कितने दिन तक रख सकता है, सीपीडी कितने दिन तक, सीपीडीए। ये सारे अपन अभी देख लेते हैं कि कौन सा रिएजेंट कितने दिन तक आरबीसी को स्टोर करके रख सकता है। इसको मिटा देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे। ये अपना सिट्रेट। सिट्रेट मैंने आपको अभी बोला था, सिट्रेट एक अपना कॉमन एंटीकोगुलेंट होता है। सिट्रेट जो होता है कॉमन एंटीकोगुलेंट होता है। यहां लिख देता हूं, कॉमन एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट।
कोगुलेंट। सिट्रेट एक कॉमन एंटीकोगुलेंट होता है। इसका काम क्या होता है? प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विथ मिनिमम क्वांटिटी। ब्लड को क्लॉट नहीं हो देता है और मिनिमम क्वांटिटी में होता है। नॉट बी टॉक्सिक एंड प्रोड्यूस एनी डिलेरियस इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट। ये कोई खतरनाक रिएजेंट नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, और जो रेसिपिएंट होता है जिसको अपन ब्लड चढ़ाते हैं उसके लिए भी ये कोई खतरा नहीं करता है। उसके लिए भी ये बोल सकते हैं कि हार्मफुल नहीं होता है। इसका काम होता है इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट, नॉट आफ्टर एनी फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ टी कलेक्टेड ब्लड। कोई अल्टर जो फंक्शन होते हैं उसके कंपोनेंट जो अपन बनाते हो कलेक्टेड ऑफ ब्लड, हेल्प टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कलेक्टेड ब्लड व्हेन स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। जो इंक्रीज होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो इंक्रीज होती है उसको कलेक्टेड बाय स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। क्या होता है? सिट्रेट प्रिवेंट कोगुलेशन बाय रिमूविंग आयोनाइज्ड कैल्शियम। ये कैल्शियम को बाइंड करने का काम करता है। सिट्रेट जो होता है वो कैल्शियम को बाइंड करने का काम करता है। ये अपनी बॉडी के लिए कोई भी हार्म अपन बोल सकते खतरनाक रिएजेंट नहीं होता है। जो अपन ब्लड बैग जो होता है उसमें सिट्रेट कॉमन होता है, ये कोई हार्मफुल चीज नहीं होती है। उसके बाद अपन होता है डेक्सट्रोस। इसको मिटा के अपन अभी लिख देते हैं डेक्सट्रोस, फॉस्फेट, एडेनिन, ये सारी चीजें सिट्रेट। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फेट। फॉस्फेट का काम क्या होता है? फॉस्फेट काम क्या करता है? फॉस्फेट होता है सिट्रेट इज डिसॉल्व इन फॉस्फेट बफर which maintain the blood pH which more accurately than acid solution। फॉस्फेट का काम होता है ये रेड ब्लड सेल जो होती है उसका पीएच मेंटेन करने का काम करता है। फॉस्फेट का पीएच मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद था डेक्सट्रोस। डेक्सट्रोस का काम क्या होता है? द डेक्सट्रोस प्रेजेंट इन द प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द रेड सेल्स नेसेसरी फॉर स्टोरेज। डेक्सट्रोस का काम होता है रेड ब्लड सेल को न्यूट्रिशन यानी पोषण देने का काम कौन करता है? डेक्सट्रोस। अपने बॉडी के अंदर जो मतलब जो ब्लड बैग के अंदर जो होते हैं रेड ब्लड सेल उनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है डेक्सट्रोस। उसके बाद है एडेनिन। एडेनिन का काम क्या होता है? एडेनिन प्रोवाइड एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एडेनिन का काम होता है एटीपी, एटीपी को मेंटेन करना, मेंटेनेंस का काम करता है। मेंटेनेंस अपन बोल सकते हैं किसी चीज का मेंटेनेंस करना, मेंटेनेंस का काम करता है। रेड ब्लड सेल की मेंटेनेंस का काम करता है। होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का काम क्या होता है? एडिशन ऑफ द ग्लूकोज टू एंटीकोगुलेंट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू रेड ब्लड सेल्स एंड हेल्प लॉन्गर स्टोरेज। ग्लूकोज का काम होता है एंटीकोगुलेंट को प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना, लॉन्गर स्टोरेज, लंबे टाइम तक स्टोरेज करके रखना। इसके बाद एक और होता है अपना हिपेरिन। हाँ, इधर लिख देते हैं हिपेरिन। हिपेरिन अपनी बॉडी में मतलब वो जो ब्लड बैग जो होता है उसमें होता है 24 आवर तक स्टोरेज रहता है। 24 आवर तक हिपेरिन उसमें रहता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ये तो हो गया फॉस्फेट, डेक्सट्रोज, एडेनिन, ये सब हो गया। तो अपन पढ़ेंगे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन क्या क्या होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, डोनर से रेसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसके रिएक्शन क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन अभी पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं ब्लड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड कंपोनेंट जो अपन किसी रेसिपिएंट को चढ़ाते हैं, किसी मरीज को चढ़ाते हैं। पहला होता है होल ब्लड, होल ब्लड। दूसरा होता है पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद अपना होता है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। और ये चौथा होता है एफएफपी और पांचवा होता है क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट। होल ब्लड को कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं अपन? होल ब्लड को अपन 35 डे तक स्टोर करके रख सकते हैं, 35। उसके बाद होता है पीआरबीसी। पीआरबीसी को अपन 42 डे तक स्टोर करके रख सकते हैं, 42 डेज। और
जो प्लेटलेट होते हैं उनको अपन 5 से 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे कॉमनली 5 दिन यूज होते हैं। एफएफपी जो होते हैं अपना, एफएफपी उसको अपन -40 डिग्री पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे अपन उसको 1 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हैं। और -80 डिग्री सेल्सियस पे, -80 डिग्री सेल्सियस पे उसको अपन 2 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्रायोप्रेसिपिटेट अलग अलग होता है, जैसे वो डिपेंड करता है कि आपका रेफ्रिजरेटर जो है, डीप फ्रीजर जो है, वो कितने डिग्री सेल्सियस का है, माइनस में कितने डिग्री सेल्सियस का है, वो डिपेंड करता है। तो अपन इसका बोल सकते हैं 2 ईयर। होल ब्लड के अंदर जो होता है अपना, होल ब्लड के अंदर आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारी चीजें मिलेगी। और जो पीआरबीसी होता है उसमें पैक्ड रेड ब्लड सेल, इसके अंदर अपन अपने को पैक्ड रेड ब्लड सेल मिलेगी, जिसका डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन कम है, उसको अपन पीआरबीसी चढ़ाते हैं। और प्लेटलेट जो होता है वो, इसको अपन बोल सकते हैं डेंगू, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उसको अपन प्लेटलेट चढ़ाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एफएफपी जो होता है लीवर डिजीज बोल सकते हैं अपन उसको, सीकेडी बोल सकते हैं, उस पेशेंट को अपन एफएफपी चढ़ाते। और क्रायोप्रेसिपिटेट, जिसको हीमोफीलिया वाले पेशेंट को अपन क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ाते हैं, हीमोफीलिया वाले पेशेंट को अपन क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, अभी इसमें तो यही है। अपन इसके बाद अपन बैग देख लेते हैं। अभी बैग कौन कौन से होते हैं, सिंगल बैग होता है, डबल बैग होता है, ट्रिपल बैग होता है, बेबी बैग होता है, और एक पीडियाट्रिक बैग होता है जो बच्चों के लिए अपन यूज करते हैं। ब्लड बैग कौन कौन से होते हैं, ये है अपने ब्लड बैग्स, ब्लड बैग, सिंगल बैग होता है अपना, बना देता हूं, ये अपना सिंगल बैग है। मैं क्या थोड़ा बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम, ये एक ट्यूब कनेक्ट होती है निडल से, ये सिंगल बैग है अपना। इसमें अपन यूज कर सकते हैं एसीडी, जो रिएजेंट होता है एसीडी, सीपीडी और सीपीडीए। एसीडी कितने दिन तक ब्लड को स्टोर करके रख सकता है, इसमें वैसे सिंगल बैग में अपन यूज करते हैं डायरेक्ट होल ब्लड लेते हैं। इसमें सिंगल बैग में होल ब्लड कौन सा लेंगे, होल ब्लड। इसमें रिएजेंट होता है एसीडी। एसिडी को कितने दिन, अपना होल ब्लड को कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, 21 डेज। और सीपीडी का जो रहता है वो 28 डेज। और सीपीडी ए उसको 35 डेज तक अपन स्टोर करके रख सकते हैं। होल ब्लड को अपन इतने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं सिंगल बैग के अंदर। उसके बाद आता है अपना, इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता है, और अभी देख लेते हैं यहाँ पे डबल बैग। दूसरा है अपना डबल बैग में क्या होता है, डबल बैग में एक अपना ये बैग तो होता ही है, ये इसके साथ में एक तो ट्यूब लगी रहती है, और एक इसके पास में अटैच होता है एक छोटा सा बेबी बैग। और इसके अंदर अपन लेते तो होल ब्लड ही है, होल ब्लड लेते हैं। फिर इसको अपन सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा अलग निकाल लेते हैं, और फिर इसमें बच जाता है अपना पीआरबीसी बच जाता है। और प्लाज्मा से फिर अपन इसको स्टोर करके एफएफपी में रख देते हैं। इसलिए इसको प्लाज्मा ही बोलेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें प्लाज्मा नहीं निकाल देते हैं और अपना पीआरबीसी बच जाता है। और एक होता है अपना ट्रिपल बैग। वैसे ट्रिपल बैग को अपन इसके लिए प्लेटलेट के लिए यूज करते हैं, प्लेटलेट्स के लिए यूज करते हैं। ट्रिपल बैग को अपन प्लेटलेट के लिए ही यूज करते हैं और किसी चीज के लिए अपन यूज नहीं करते। ट्रिपल बैग 3 बैग होते हैं जिनमें अपन ब्लड लेते हैं, डायरेक्ट होल ब्लड, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अपन उसमें से लेंगे अपना प्लाज्मा अलग निकालें, फिर प्लाज्मा को अपन फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो अपना जो प्लेटलेट रहते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ऊपर रहेंगे अपना जो प्लाज्मा रहेगा, फिर उसको अपन निकाल लेंगे अलग ही। और जो ये अपने प्लेटलेट रहेंगे उसको अपन
अलग कर लेंगे। ट्रिपल बैग होते ये इनका काम होता है। इसमें रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं? जो डबल बैग यूज होता है इसमें एक तो सीपीडी है और एक सेगम यूज होता है। सेगम यूज है, तभी इसका 42 डे तक इसको अपन 42 इसको स्टोर करके रख सकते हैं अपन। उसके बाद तो ट्रिपल बैग में अपन एक तो पीआरबीसी निकाल लेते हैं। उसके बाद उसके अलावा अपन प्लेटलेट निकाल लेते हैं और अपना प्लाज्मा प्लाज्मा ये सारी चीजें अपन इसमें निकाल लेते हैं। वो तो बता ही दिया था अभी मैंने आपको, पीआरबीसी की स्टोरेज 42 डेज, प्लेटलेट 5 डेज, और ये सारी चीजें अपन ये बैग होते हैं अपन अपने। और एक पीडियाट्रिक बैग होता है, उसको अपन ट्रांसफर करते हैं, पीआरबीसी में ट्रांसफर करते हैं। ये अपने बैग हो गए हैं। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। इस वजह से अपन ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है और ब्लड कौन कौन सी कंडीशन में अपन चढ़ाते हैं, ये सारी चीजें अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप एक बार लाइक जरूर करिए।